अपन ने स्टार्ट किया था स्पेसिफिक रिलीफ है, कब आया ये बच्चे? 1963। सेक्शन 5 क्या था? एंटाइटलमेंट किसके लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 6 किसके लिए था? डिस्पोजेशन किसके लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी। दो चीजें थी जब डिस्पोजेशन के लिए आप स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मांग सकते, कब कब? अगेन 6 मंथ्स हो गए हों और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं आ सकते, ठीक है। 7, सेक्शन 7 सेम चीज मूवेबल के लिए। सेक्शन 8 बच्चे जो नॉन टर्न ओनर है, ओनर नहीं है, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? 4 तरीकों से। पहला वाला ट्रस्टी और एजेंट, दूसरा वाला महक, दूसरा वाला कैलकुलेट नहीं कर पाते। एडिक्वेट रिलीफ क्या है हम नहीं बता पा रहे। थर्ड वन एसर्टेन नहीं कर सकते। फोर्थ वन रॉन्गफुली ट्रांसफर कर दिया है, तो अब इसके लिए हमें उसको कुछ ना कुछ लाइबल ठहराना पड़ेगा। अब हमने सेक्शन 9 पढ़ा था। सेक्शन 9 कह रहा है जैसे प्लेंटिफ सामने वाले पे केस फाइल कर रहा है कि भैया आप हमारे यहाँ गाना नहीं कर रहे हो, हमने आपको शादी के लिए बुक किया हुआ था, एडवांस पेमेंट की हुई है, आप हमारे यहाँ गाना गाओ, आप नहीं गाओगे तो इसमें हमारा नुकसान है, हमने टिकट्स बांट दिए हैं, तो हमें पैसे से मतलब नहीं है, पब्लिक हमारे ऊपर टमाटर फेंकेगी, हमें आपके शो से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे हम उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर रहे हैं कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब ये सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। सामने वाला बंदा अपने डिफेंस में बोलेगा जितना मैंने पेमेंट मांगा था उतना अभी तक पेमेंट नहीं आया, तो मैं क्यों परफॉर्म करूं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंस साइड समझाया है कि जैसे ही प्लेंटिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करता है, डिफेंस वाला भी, डिफेंडेंट भी अपने डिफेंस में बोल सकता है इसने कौन सा अपना पार्ट परफॉर्म किया जो मुझे बोल रहा है आके अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो। समझ आया? तो यहाँ पे मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस एनी ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू हिम रिलेटिंग टू लॉ, रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसने, सामने वाले ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट की एक आध टर्म फुलफिल नहीं की, इस चीज पे उसने गुस्सा होके परफॉर्म नहीं किया, ये चीज वो डिफेंस में खेल सकता है। क्लियर है सबको? चलो, सेक्शन 10 एक अमेंडमेंट सेक्शन है, उसको छोड़ देते हैं, बस रीड लिख लो। सेक्शन 11 में बोल दिया अगर ट्रस्ट वाला है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, तो भी आप उस पर सूट फाइल कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, चाहे होली कंप्लीट हो चाहे पार्टली। अब मैंने आपको सेक्शन 12 का स्टिकी नोट लिखने को कहा था, कौन कौन लिख के आया? आई थी, लिख के आई? कहाँ लिख के? तो स्टिकी नोट कहाँ लगा के आई? वॉल पे? कहाँ है नोट्स? घर पे कोई है तो रूममेट है? मुझे घर कितने बजे जाओगी? अगर सच बोल रही हो तो फोटो भेज देना, ठीक है, तुरंत। लेकिन मुझे 1 घंटे बाद नहीं आना चाहिए, नहीं तो लिख लेंगे ना यार, आधे घंटे में भी लिख लेंगे। बाकी सब मैम एक्चुअली ना वकील है तो मैम प्रूफ मांग लेती है, ठीक है। चलो, सेक्शन 12 कहता है बच्चे, देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में हमने जो स्टिकी नोट में लिखा है ना हम वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है? सिर्फ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दो। अब मेरे कुछ एग्जाम्पल्स आप समझो। एक ना मेरा एनुअल फंक्शन होने वाला है, CS दुनिया का एनुअल फंक्शन, ठीक है। आप सब ने पार्टिसिपेट किया है, आप सबकी जो भी कॉस्ट्यूम रहेगी उसकी जिम्मेदारी मैम ने ली है, ठीक है। तो मैं एक टेलर वाले के पास गई कि मेरे 50 स्टूडेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, वो एक साथ मुझे सिमिलर टाइप की शर्ट्स चाहिए, ठीक है। सबके लिए मैंने सैटिन वाइट शर्ट उसको कॉस्ट्यूम के लिए बोली। अब मैं उसकी डायरेक्टली फैक्ट्री में गई कि भैया कितनी शर्ट बना सकते हो? बोला अरे हम तो 100 बना सकते हैं, कोई बात है कि जैसे बात करते हैं वो लोग। मैंने बोला मुझे 50 स्टूडेंट्स के लिए 50 शर्ट्स चाहिए। उसने बोला कब तक चाहिए? अपन ने 3 दिन की डेट दी थी, फैक्ट्री है फटाफट बन सकती है। हमने बोला नेक्स्ट 3 डेज में हमको 50 शर्ट्स चाहिए, कितना एडवांस दे दे? उसने बोला अभी आप थोड़ा, टोटल 10,000 होगा, आप 2,000 दे के चले जाओ, ठीक है। अपन ने भी एडवांस दे दिया उसको, चलो अपन ने 50% एडवांस दे दिया, 5,000 रुपए। अब नेक्स्ट 3 डेज हो गए, मैं उसके पास शर्ट लेने गई हूँ, ठीक है। मैं उसके पास शर्ट्स लेने गई हूँ, सिर्फ 30 शर्ट्स बनी है, तो बाकी बच्चे क्या पहनेंगे? ठीक है, मैम को तो गुस्सा आएगा ही ऑब्वियसली, ये क्या तरीका है, कॉस्ट्यूम क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं लगेगा।
और हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि हमारा क्या है, शो है। ठीक है, हमने शो की अगर डेट्स आगे भी बढ़ा दी, ये कह रहे हैं बन ही नहीं सकती 30 से ज़्यादा मैडम, मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं भैया आप तो कहते हैं 100 शर्ट बन सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बना पाएंगे, या अब नहीं हो पाएगा, आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, अब हम नहीं बनाएंगे। उसको भी गुस्सा आ गया, मैम ने इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। कौन सा सूट? स्पेसिफिक रिलीफ के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। मुझे नहीं पता, मेरे को ये कॉम्पनसेशन 5,000 मेरे वापस दे, वो बोल रहा है अपना एडवांस भी ले जाओ। मेरे को नहीं चाहिए कॉम्पनसेशन, मुझे बाकी की 20 शर्ट्स चाहिए, इसी से चाहिए, और कोई फैक्ट्री ऐसी बना के नहीं देगी, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, अब सपोज बच्चे मैंने इसके अगेंस्ट सूट फाइल किया है। अब यहाँ पे ये जज के सामने बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता, इन मैडम का शो है अभी, मैं इतने दिन में 20 शर्ट नहीं बना सकता। ठीक है, कोर्ट यहाँ पे बोलेगा, मुझसे पूछेगा कितनी शर्ट्स बनाई? 30। पार्ट बन गई है? हाँ बन गई है। एक काम करो, 30 शर्ट्स ले जाओ, बाकी कुछ 20 शर्ट्स का पैसा ले लो, कहीं और से कर लेना, यहाँ शो सिर्फ 30 बच्चों का करा लो। ठीक है, क्योंकि वो साफ मना कर रहा है कि मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है और 20 बनाने की। मेरे पास जो माल था जो भी था वो मैंने सब इसको दे दिया, सब कुछ बन गया, मेरे पास ना लेबर बची है, ना मेरी मशीन काम कर रही है, ना मेरे पास कपड़ा बचा है, तो मैं और नहीं बना सकता। जब बाकी का पार्ट फुलफिल हो ही नहीं सकता तो जज साहब क्या बोलेंगे? 30 ले लो, 20 का पैसा ले लो। ठीक है, और यहाँ पे अपन भी खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल, जज बोलेंगे 10 और बन सकती है क्या? यहाँ पे अगर वो मान गया अच्छा चलो 10 और बन सकती है, मतलब कि 90% ऑफ वर्क या पार्ट परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो 30 शर्ट्स की जगह मुझे कितनी शर्ट्स मिल रही है केस फाइल करने के बाद? 40। ठीक है, और 10 को मैं रैंडमली बीच बीच में डाल के कुछ और भी बना सकती हूँ शो में, तो वो अपने लिए एडजस्टेबल। और 10 के लिए अपन को और क्या मिल रहा है? कॉम्पनसेशन। अपन मान जाएंगे, हाँ मान जाएंगे, क्योंकि बाकी 10 तो मिल ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जज ने बोल दिया कि जब 90% ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो 10 के लिए लड़ाई मत करो, 10 के लिए कॉम्पनसेशन ले लो और 90 में खुश हो जाओ, क्योंकि 10% परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला नहीं नहीं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, कि छोड़ा सा बचा है, इट मे बी 5%, मे बी 20%, कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। मेजर पार्ट डन है। ठीक है, अब पहला पॉइंट आपका है पार्शियल परफॉर्मेंस विथ माइनर डेफिशिएंसी, थोड़ा बहुत ही डेफिशिएट हुआ है, बाकी सब उसने पार्ट परफॉर्म किया हुआ है। इफ वन पार्टी कैन नॉट कंप्लीट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट बट द अनपरफॉर्म पार्ट इज वेरी स्मॉल and can be compensated by money, court may order the party to fulfill the part of the contract they can, जितना हो सकता है उतना कर दो, जैसे 10 शर्ट्स और बना दो, award money compensation for the part which is not completed। इतना सबने लिखा है। एग्जाम्पल वही है कि 10 लाख का घर बनना था, आधा बन गया है, आधा बचा है, हार्डली 10 आखिरी का थोड़ा सा बचा हुआ है, इंटीरियर बचा है थोड़ा सा, तो उसके लिए उसने बोल दिया कॉम्पनसेशन लो, कहीं और से करा लो, इसको जाने दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, अब ये आपको एक एग्जांपल समझ आ गया ना। अब नेक्स्ट उसी से रिलेटेड, पार्शियल परफॉर्मेंस विथ मेजर डेफिशिएंसी, नो कॉम्पनसेशन इज पॉसिबल। अभी बच्चे पहले वाले में माइनर था तो हम एडजस्ट कर ले रहे थे भैया, अब उसने सिर्फ बनाई 10 शर्ट्स और बाकी के पूरे 40 के 40 बचे हुए हैं। तब कोर्ट क्या कहता है? if one party cannot complete the entire contract and the unperformed part is significant but can be compensated with money, or unperformed part cannot be compensated with money, या तो मैं उससे बोल दूं जाने दे, मेरा पैसा वापस दे, मैं कोई और फैक्ट्री से बना लूंगी, शर्ट्स ही तो हैं, किसी से भी बनवा लेंगे, ज्यादा पैसा देके बनवा लेंगे। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, नहीं पैसे से तो मेरा मन नहीं भरने वाला है भैया, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको शर्ट्स चाहिए। ठीक है, defaulting party cannot ask specific performance. However, the other party can ask the court to order the defaulting party to perform as much as contract is possible to perform. अब यहाँ पे डिफॉल्टिंग पार्टी जिसने सिर्फ 40 शर्ट्स की जगह सिर्फ 10 शर्ट्स बनाई है, वो कह रहा है मैं अब परफॉर्म नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगा तुम जितना कर सकते हो तुम उतना करो, तुम और 20 शर्ट्स बना सकते हो क्या, तो बना के दो और बाकी का इसको क्या करो, पेमेंट करो। तुम और 10 शर्ट्स भी बना सकते हो क्या, तो उतना करके दो और बाकी का इसको क्या करो, कॉम्पनसेट करो।
the other party must pay the full agreed amount minus the cost of unperformed part. Obviously जितनी शर्ट्स बनाई है उतना पैसा लेगा, बाकी सब माइनस कर लेगा और बाकी सब वापस दे देगा. Pay the full agreed amount without any deduction if the unperformed part cannot be compensated with the money. मुझे मतलब नहीं है, मुझे तुम पूरे 10,000 वापस दो अब, और एक्स्ट्रा जो 10 शर्ट्स भी बना सकते हो वो भी दो, क्योंकि मेरा तुम्हारे पैसे देने से तो मन नहीं भरने वाला है. Give up all the claims for the unperformed part and compensation for it. अब जितना भी तुमने मेरा नुकसान किया है वो भी क्लेम मैं करूंगी तुमसे, यानी कोर्ट कचहरी के खर्चे और ये सब मेरा टाइम वेस्ट प्लस कॉम्पनसेशन जो पार्ट तुमने परफॉर्म नहीं किया है. ये फैक्ट्री है, टोटल कितनी शर्ट्स चाहिए थी 50. अब उल्टा केस हो गया, सिर्फ कितनी बनाई 10 बनाई. कोर्ट 2-3 तरीके से इसको बोलेगा, भाई 10 और बना सकता है क्या, 20 और बना सकता है क्या. ठीक है, ये मना कर दे, नहीं 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 कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा तो भैया सीधा सीधा आप बताओ ना, कॉमन सेंस, जब बन ही नहीं सकता तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा, कॉम्पनसेशन दे दो. ठीक है, अगर थोड़ी बहुत बना सकता है तो क्या बोल देंगे, कोई बात नहीं जितनी और बना सकते हो वो बना दो और क्या दे दो, कॉम्पनसेशन दे दो. अगर कुछ भी नहीं मान रहे हो, थोड़ी सी बस मान ले रहे हो कि 5 और शर्ट बनाएंगे और कुछ नहीं देंगे, तो भैया सुन लो, फिर 5 और शर्ट बनाओ. ठीक है, और इसको तुमने बहुत सारा नुकसान दिया है तो या तो तुम ये सारी शर्ट्स फ्री में दे दो. ठीक है, या तो तुम इसके साथ प्लस कॉम्पनसेशन और दे दो, या फिर प्लस इसका क्लेम भी और लौटा दो जो तुमने इसका टाइम वेस्ट किया है. ठीक है, ये सारे ऑर्डर कोर्ट अपने तरीके से दे सकता है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सेक्शन 12 अप्लाई होता है कि सिर्फ पार्ट परफॉर्म किया है बाकी परफॉर्म नहीं किया है. ठीक है, तो जब माइनर होता है तो कोर्ट क्या बोलता है, चलो कोई बात नहीं कॉम्पनसेट. जब मेजर होता है तब कोर्ट बहुत सारे ऑप्शन देता है, और परफॉर्म कर दो, कॉम्पनसेशन भी दे दो, जितना पे किया है सबसे कॉस्ट रिड्यूस कर दो, या कॉस्ट रिड्यूस मत करो पूरा उठा के कॉम्पनसेशन दे दो. ये सारे ऑप्शंस कोर्ट आपको प्रोवाइड करता है. क्लियर है सबको. इसमें एग्जाम्पल भी वही है, अ टेलर अग्री टू मेक 10 कस्टम सूट्स, कितने रुपए के बचे 1 लाख के, बट कितने ही बनाए 7. ठीक है, फॉर कॉम्पनसेबल द कस्टमर पेज, हम कितने का पे करेंगे सिर्फ 7 का, और 3 का क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे. नॉन कॉम्पनसेबल में कस्टमर पेज फॉर ऑल, हम पूरे 10 सूट का दे देंगे. गिव अप क्लेम्स एंड 3 अनमेड सूट डजंट आस्क फॉर कॉम्पनसेशन. अब कोर्ट बोलेगा देखो तुम्हें कॉम्पनसेशन से मतलब नहीं है, कोई बात नहीं चुपचाप इसका पैसा वापस दो और खत्म करो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा फिर. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. एक और ऑप्शन है कि आपको ना कॉस्ट मिले, ना क्लेम मिले, ना कॉम्पनसेशन मिले, सिर्फ आपको 10 सूट की जगह 7 सूट मिले और पैसा भी तुमने कितना दिया है पूरा 1 लाख रुपए का, क्योंकि आप भी नहीं मान रहे कॉम्पनसेशन के लिए, वो भी नहीं मान रहा 3 सूट और बनाने के लिए, तो इधर वो एडजस्ट करेगा इधर आप एडजस्ट करोगे. ठीक है, ये इसलिए भी लिख दिया क्योंकि इंसान मानता नहीं है, ईगो इंसान का बड़ा होता है, जिद इंसान की बड़ी होती है, इसलिए उन्होंने सेक्शन 12 बोल दिया कि अब लॉ के अगेंस्ट तो ना तुम्हारा ईगो आएगा ना तुम्हारी जिद आएगी, इसलिए हमने क्लियर कर दिया कि या तो तुम मान लो या तो तुम मान लो. लास्ट है इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर 2 पार्ट है और सेपरेट हो सकते हैं तो फिर हम उस चीज को बोलेंगे जो पार्ट तुमने परफॉर्म कर दिया, जो सेपरेट हो सकता है उसको क्या करो जाने दो. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था और एक सेपरेट गराज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था. तो घर बन गया है, छोटा सा एक गराज छूट गया है और उसके लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हो. कोर्ट बोलेगा बना पाओगे क्या गराज, वो कह रहा है नहीं बना पाऊंगा, नहीं बन सकता, मेरी लेबर भाग गई है, अब पूरा ऑफ सीजन चल रहा है कोई नहीं आएगा. कोर्ट बोलेगा जब वो सेपरेट हो सकता है तो एक काम करो, हाउस का पैसा दे दो इसको, सेपरेट गैरेज का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए, हाँ चाहिए, इसको थोड़ा सा कॉम्पनसेशन दे दो, जो पार्ट तुमने परफॉर्म नहीं किया वो सेपरेबल है उसको हटा दो, तुम कहीं और से वो गराज बनवा लेना. क्लियर है सबको. When one party can perform separately from another part, the court may order the performed part can and should be complete. एक काम करो, घर बन सकता है, घर कंप्लीट कर दो, गराज को क्या कर दो छोड़ दो. क्लियर है सबको. तो इसको यहीं से ही पढ़ना. आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपको क्वेश्चन आएगा पार्ट परफॉर्म का, तो आप बस मेजर डेफिशिएंसी, माइनर डेफिशिएंसी और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 हेडिंग्स याद रखना. ठीक है, मेजर, माइनर, इंडिपेंडेंट. ये हो गया सेक्शन 12. तो 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 तक हो गए। अब देखो 13 इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो सब ध्यान से सुनना, अगर नींद आ भी रही है तो आप जाग जाना, क्योंकि दोबारा पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ आएगा। क्या लिखा है? राइट ऑफ परचेजर। आगे क्या लिखा है बच्चे? लेसी। लेसी कौन होता है? प्रॉपर्टी ली हो। मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, जो मैंने फैक्ट्री चलाने के लिए किसी को दी है, तो मैं कौन हूं? लेसर। मैं कौन हूं? लेसर। लैंड किसकी है? मेरी है, जिसको मैंने फैक्ट्री चलाने के लिए सपोज सौम्य को दी है, तो सौम्य क्या है? लेसी। ठीक है, तो हम यहाँ पे परचेजर, यानी अगर मैंने लैंड बेची तो जिसने परचेज की उसके राइट्स, यानी यानी मैंने अगर लीज पे दी तो किसको लीज पे दी है? सौम्य को, तो सौम्य के राइट्स। अगेंस्ट अ पर्सन, क्या लिखा है बच्चे आगे? अगेंस्ट अ पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। इम्परफेक्ट टाइटल मतलब अभी आपके पास शायद प्रॉपर्टी आने वाली हो, पापा पापा दादा की हो, तो अभी आपके पास क्या है? वो इम्परफेक्ट टाइटल है, परफेक्ट टाइटल नहीं है, या फिर नो टाइटल। इसको पूरे को ना इस एग्जाम्पल से समझना। कालीन भैया थे, बड़े से थे वो, ठीक है, ये कालीन भैया हैं, ठीक है। ये अब इनका बेटा है मुन्ना, और ये इसका फ्रेंड है कंपाउंडर। किसी ने ये सीरीज नहीं देखी है तो मैं जो बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है? एक देयर दिस गाय जिसका एक बेटा है और उसका एक फ्रेंड है, ठीक है। तो मिर्जापुर में कालीन भैया के पास सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसके पास सब कुछ कालीन भैया के नाम पे है, ठीक है, मुन्ना के नाम पे वहां कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब मुन्ना के पास या तो इम्परफेक्ट टाइटल है या तो नो टाइटल है। अब इसने एक बोल दिया कि क्या बोलते हो कंपाउंडर, अपन एक लैंड पे अपनी फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें अपन भी कालीन बनाएंगे, गन बनाएंगे और बेचेंगे। ये लैंड मेरी है, मैं तुम्हें देता हूं, तुम बढ़िया इसे फैक्ट्री पे चलाओ, मैं तुम्हें लीज पे देता हूं। तो यहाँ पे लेसर कौन है? लेसर कौन है? लेसर कौन है? अभी भी की कंपाउंडर सुनाई दे रहा है? मुन्ना, कोई बोल रहा है कंपाउंडर है लेसर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेसर, कंपाउंडर कौन हो गया? लेसी, ठीक है। अब बच्चे अब बच्चे यहाँ पे इसने फैक्ट्री पे बढ़िया काम चालू कर दिया है कंपाउंडर ने, और फुल पैसा आता जा रहा है। कालीन भैया को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, वो इसकी गर्दन पकड़ेगा और उसको उठा लेगा ऐसे कि ये लैंड किसकी है? मेरी है, तुमने यहाँ फैक्ट्री कैसे चलाई, किसने तुम्हें लीज दी? ये बोलेगा कि भैया मुझे मुन्ना भैया ने दी है। ठीक है, मुन्ना भैया कौन? उसके पास इस प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं है, इस प्रॉपर्टी पे कोई टाइटल नहीं है, ठीक है। तो ये कंपाउंडर बोलेगा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं फैक्ट्री बंद कर देता हूँ। पर यहाँ पे कंपाउंडर का नुकसान है बहुत ज्यादा, और हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इसके राइट्स, इसी लेसी के राइट्स पढ़ रहे हैं ना बच्चे। अब तुम बताओ इसके क्या राइट्स होंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? ठीक है, मुन्ना से कॉम्पनसेशन ले सकता है, और कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, हम स्पेसिफिक रिलीफ पढ़ रहे हैं, मुझे तो प्रॉपर्टी ही होना। जितना काम वो दे दिया, चलो कालीन भैया ने, तुमने जितना कमाया तुम रख लो, लैंड तो नहीं मिलने वाली, लैंड मेरी है, फैक्ट्री बंद होएगी। अब कुछ ना कुछ तो राइट्स होंगे मैम, इतना तो आप पढ़ा रही हो तो कुछ तो होंगे उसके पर पॉइंट, ठीक है। इधर क्या होता है, अब हमने सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं ना बच्चे। सेक्शन 13 बोल रहा है कल को मुन्ना के पास ये प्रॉपर्टी आई तो वो सबसे पहले किसको बेचेगा? कंपाउंडर को। सबसे पहला राइट उस पे किसका आएगा? कंपाउंडर का। एज पर सेक्शन 13 अगर आपके पास इम्परफेक्ट टाइटल है या नो टाइटल है और आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, पोजेशन ट्रांसफर कर दिया है, तो आप उस पोजेशन को ट्रांसफर करने के बाद जब आपको पता चलता है कि ये तो टाइटल मेरा था ही नहीं, तो जब आपके पास ये टाइटल आएगा सबसे पहले आप किसको बेचोगे? कंपाउंडर को, मतलब जो पर्सन परचेजर या
लेसी है। समझ आया सबको? कोई डाउट? अब इसी चीज को लेके उन्होंने आपको टोटल 4 पॉइंट समझाए। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 13 लेज डाउन द राइट ऑफ परचेजर एंड लेसी अगेंस्ट सेलर और लेसर। तो वहां लिख लो सेलर और लेसर में लिख लो मुन्ना भाई या मुन्ना भैया। मुन्ना भाई तो मूवी हो गई, मुन्ना भैया लिखना। इट लेज डाउन वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एन सर्टेन, कौन सी प्रॉपर्टी कह रहा है अब? इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कह रहा है? इमूवेबल, हैविंग नो टाइटल और ओनली एन एम्पायर द परचेजर एंड लेसी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग राइट्स। पहला राइट, द वेंडर और लेसर, वेंडर यानी सेलर, ठीक है, वेंडर और सेलर हैव सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट। वर्ड्स पे ध्यान से जाना, इसलिए मैंने कहा था कोई सोएगा नहीं। क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंट, कोई भी अगर इंटरेस्ट आता है प्रॉपर्टी में, has subsequently to contract and acquired any interest in the property, the purchaser or lessor may compel मतलब घसीट के कोर्ट में लेके जाएगा him to make the contract good out of such interest। अब तुम्हें प्रॉपर्टी मिल गई ना, अब मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा कि इसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जहां पे इसके पास टाइटल क्या था? इम्परफेक्ट था। अब इसके पास प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है, अब तुम पिछला कॉन्ट्रैक्ट को गुड कर दो जो तुमने बैड करवा दिया था। समझ आया सबको? ठीक है, कोई भी भूलेगा नहीं अब जो मेरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द कॉन्करेंस, वहां लिखो कंसेंट। अब यही वाला एग्जाम्पल, सपोज एक ऐसी लैंड जिसपे, थोड़ी सी एसी चला लूं क्या, जिसपे मुन्ना भैया और कालीन भैया दोनों का राइट है। फिर भी मुन्ना भैया तो अपनी टशन में ही रहता है उस पूरी सीरीज में। उसने अपने पापा से बिना पूछे प्रॉपर्टी कंपाउंडर को दे दी। ठीक है, जब कालीन भैया को पता चला, उसने बोला हमारे पास तो कोई कंसेंट है ही नहीं, हमसे तो ये पूछने भी नहीं आया कि इतनी बड़ी लैंड फैक्ट्री के लिए दे रहा है, किसी और को भी हमारा ही बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम उसको कंपेल करेंगे, किसको? मुन्ना भैया को, जाओ उससे कंसेंट लेके आओ क्योंकि तुमने तो मुझसे क्या कर लिया है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? तो वेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल। अदर पर्सन यहाँ पे कौन है? कालीन भैया। एंड दे आर बाउंड टू कॉन्कर एट द रिक्वेस्ट ऑफ वेंडर और लेसर, तो उनको करना ही पड़ेगा। द परचेजर एंड लेसी में कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच concurrence। ठीक है, when a conveyance by other person necessary to validate the title, they are bound to convey at a request of vendor and lessor, the purchaser lessee may compel him to procure such conveyance। conveyance यानी ट्रांसफर, और ब्रैकेट में लिख लो जॉइंट प्रॉपर्टी। लेकिन इसने कर दिया है ना, इसने कर दिया बिना बताए। इम्परफेक्ट टाइटल था, तुमने बताया ही नहीं ये प्रॉपर्टी जॉइंट है, और सामने वाले ने गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया ये सोच के कि प्रॉपर्टी सारी किसकी है? आपकी है। तो जब अदर ओनर्स को पता चला कि इसने ऐसा कर दिया है, तो यहाँ पे हम उसको कंपेल करेंगे कि भैया आप हमें कंसेंट दिलवाओ, मतलब कोर्ट को हम बोलेंगे भैया आप हमें कंसेंट दिलाओ, क्योंकि हमें तो लैंड से मतलब है, हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है। ठीक है, समझ आया? वर्ड्स पे अभी किसी को कोई डाउट? चलो, सी पॉइंट, व्हेन द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल, इसको पहले समझ लो। अब हम दूसरे लोग लेते हैं। ठीक है, एक अमित बंदा था, एक अमित बंदा था, ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, मस्त सा बंगला है, ठीक है, मस्त एकदम। तो अब इस बंगले पे ना इसने कोई लोन भी लिया हुआ है। ये बंगला है सपोज 2 करोड़ का आज की डेट में। अरे यार, पता है इससे कनेक्ट करने के बाद इसको कुछ हो जाता है। चलो, 2 CR का, ठीक है, यहाँ पे लोन जो है वो 1 CR का ही है। ठीक है, तो हो सकता है ना ऐसा। तो चलो, अब क्या हुआ, अमित जब एक प्रॉपर्टी सेल करेगा, एक लड़की है जैज, ठीक है,
इसको सेल कर रहा है। अब लड़की जब प्रॉपर्टी खरीद खरीद रही है, जनरली प्रॉपर्टी हमको क्या चाहिए होती है? फ्री फ्रॉम एनक्रम्ब्रांसेस। एनक्रम्ब्रांसेस क्या होते हैं? कि उस पे कोई भी मॉर्टगेज प्लेज कुछ भी नहीं होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए। आप हमको ऐसी दो जिसमें हमें कंप्लीट टाइटल मिले, किसी और का इस पे हक नहीं है। अब बच्चे दो चीजें मैंने आपको समझाई थी, एक चार्ज और एक मॉर्टगेज। चार्ज मतलब सिर्फ लोन लेके आपके पास प्रॉपर्टी पे चार्ज है, अगर मैं पैसा नहीं दूं तो इस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हो। मॉर्टगेज मतलब आपके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है। मॉर्टगेज मतलब आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी का पोजेशन है। तो अगर मॉर्टगेज है तो जैज इस घर में सपोज रहने आ गई बेचने के बाद, तो बैंक भी रहने आएगा। उसको अच्छा लगेगा क्या कि मैं खुद रह रही हूँ फिर बैंक वाले भी रहने आ रहे हैं? नहीं, ये अलाउड नहीं होना चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो। इस पॉइंट में भी क्योंकि आपके पास क्या है? इम्परफेक्ट टाइटल है। क्या कंप्लीट टाइटल है अमित के पास? नहीं। मॉर्टगेज है तो मतलब अभी किसके पास टाइटल है? थोड़ा बहुत, 1 करोड़ जितना बैंक के पास। यहाँ पे जब इनपरफेक्ट टाइटल होता है तो हम तो जैज के राइट्स पढ़ रहे हैं ना, तो जैज बोलेगी Amit contracts to sell a piece of land to Babu. At the time of contract, Amit does not have the title. After the contract, Amit inherits the land from his relative. Now Babu can compel him to complete the sale. ये A वाले का एग्जाम्पल हो गया। चलो B वाले का एग्जाम्पल लिखें। स्टिकी नोट छोटे पड़ रहे क्या तुमको? नहीं, दिशा वाले के साइज सही है। चलो B वाला पॉइंट, Champu contracts to sell piece of property. Champu contracts to sell piece of property to Daku. Champu contracts to sell a piece of property to Daku. Full stop. However, however, the property is jointly owned by. However, the property is jointly owned by. However, the property is jointly owned by. However, the property is jointly owned by Champu and कोई नाम Pappu. Champu and Pappu. Full stop. Daku can compel. Daku can compel Champu. Daku can compel Champu to obtain Pappu's concurrence या consent, to obtain Pappu's consent या concurrence to complete the sale. Daku can compel Champu to obtain Pappu's concurrence slash consent to complete the sale. Done? Done? सबका हो गया? पल्लू हो गया? अब सी पॉइंट, सेक्शन 13 का सी पॉइंट, फिजा कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल। फिजा यही वाला आपको चाहिए था तो ध्यान से लिखना, ठीक है। फिजा कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल an unencumbered house. Fiza contracts to sell an unencumbered house to Gauri. An unencumbered house to Gauri. However, the house is mortgaged. However, the house is mortgaged. However, house is mortgaged by a bank loan. Full stop. The mortgage amount, the mortgage amount the mortgage amount
is less than the purchase price, is less than the purchase price agreed upon Fiza and Gauri. Agreed upon by Fiza and Gauri. Full stop. Now Gauri can compel Fiza. Gauri can compel Fiza to use the purchase money, to use the purchase money to redeem the mortgage, to redeem the mortgage, a discharge from bank, to release, to redeem the mortgage, to redeem the mortgage, obtain a discharge from the bank, comma. कहाँ तक लिखा? यहाँ तक लिख लिया ना? Gauri can compel Fiza to use the purchase money. Gauri can compel Fiza to use the purchase money to redeem the mortgage, to redeem the mortgage, obtain a discharge from bank, mortgage के बाद comma, obtain the discharge from bank, and then complete the sale to Gauri, and then complete the sale to Gauri. लिख लिया? एक बार ये वाला पढ़ो पूरा, एग्जाम्पल सी वाला. डन. लास्ट वाला बस एक और लिख लो. Hari contracts to sell a piece of land to Ishika. Hari contracts to sell a piece of land to Ishika. Hari contracts to sell a piece of land to Ishika and receives a deposit from Ishika. And receive a deposit from Ishika. यहाँ पे पैसे किसने दिए हैं? हरी ने नहीं दिए. पैसे किसने दिए हैं? इशिका ने दिए. किसको दिए हैं? हरी को. हरी के पास टाइटल है क्या? नहीं है. ठीक है. अब बाद में इशिका अगर अपना थोड़ा बहुत पार्ट फुलफिल नहीं करे तो क्या हरी उसको सूट फाइल कर सकता है क्या? बल्कि इशिका अपना डिपॉजिट मांग सकती है ना? तो वही केस है यहाँ पे. हरी स्यूज इशिका, हरी स्यूज इशिका for specific performance of the contract. Hari sues Ishika for specific performance of the contract. Hari sues Ishika for specific performance of the contract. Full stop. The court dismisses Hari's suit. The court dismisses Hari's suit because he did not have a clear title. Because he did not have a clear title. In fact, Ishika is entitled to get back the deposit with interest. In fact, Ishika is entitled to get back her deposit, to get back her deposit with interest, comma, the cost of suit be, बस इतना ही लिख लो, with interest. ठीक है.
समझ आ गए चारों पॉइंट्स? किसी को कोई डाउट? इंपॉर्टेंट मार्क करो सेक्शन 13 भी। ये डायरेक्ट नहीं आएगा कि 4 पॉइंट बता दो, एग्जाम्पल आएगा और आपको बताना पड़ेगा सेक्शन 13 के हिसाब से, जिसके पास इम्परफेक्ट लाइन हो उसको हम बाद में कंपेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 14, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। इन लोगों को हम नहीं बोल सकते भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। सुरभि रीड करना ए। अब यहाँ पे एक वो सिंगर को बुलाना था, ठीक है। सिंगर के साथ अपना सेटलमेंट हो गया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, बादशाह कह रहे मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा फ्रेंड है हनी सिंह वो आ जाएगा। अपन खुश कि चलो ठीक है। पब्लिक को हम उल्टा बोल देंगे कि सरप्राइज था बादशाह के नाम पे हम हनी सिंह करा रहे थे। हमने करा लिया ना हनी सिंह वाला शो और एकदम हिट हो गया, अपन ने पैसे भी कमा लिए। अब अपन बादशाह पे सूट फाइल कर सकते हैं क्या? एज पर सेक्शन 14 नहीं। तुम्हारा माइंड चलेगा मैम क्या बात करी, कर सकते हैं, अभी भी करेंगे, उसने तो नहीं किया ना आखिर सो। पर हमने उसके साथ ही सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, सब्सिक्वेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड है। ये नहीं तो ये सही, तुमने उसके साथ सेटलमेंट कर लिया तो अब तुम एज पर सेक्शन 14 उस पे केस नहीं फाइल कर सकते। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। मतलब अब जो हम पढ़ रहे हैं वो लोगों को हम नहीं बोल सकते आओ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो। लाइट जाती है, पेन नहीं चलती है, सब मेरे साथ ही होता है। चलो पॉइंट नंबर बी, ये पढ़ेगी दीक्षा दिशा। कोर्ट कहते हैं जिसमें मुझे हमेशा अवेलेबल रहना पड़े ना उसको मैं बोल दूंगा ये पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट ने क्लियर लॉ में बोल दिया, जहां पे कंटिन्यूस ड्यूटी ऑफ द कोर्ट होगी वो मैं स्पेसिफिकली परफॉर्म करने नहीं बोलूंगा। सपोज एक जगह एक लैंड पे बिल्डिंग बननी थी, ठीक है। आप लोग सबने हर एक जन ने एक एक फ्लोर खरीदा, ठीक है। अब वो बिल्डिंग नहीं बन रही, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं बन रही नहीं बन रही। आप कोर्ट में गए भैया हमें ये पैसे वापस दे रहा, हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, हमें बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए क्योंकि हमने फ्लैट बुक किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट अगर बोल दे चलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बिल्डिंग बनेगी आपको आपका फ्लैट मिलेगा, लेकिन कोर्ट क्या तुरंत बन जाएगी बिल्डिंग? कोर्ट को बार बार देखने आना पड़ेगा, 1 बार 2 बार, या अपना कोई बंदा लगाना पड़ेगा देखो बिल्डिंग बन भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट बोल देता है दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स। चुपचाप अपने पैसे लो और घर बैठो, मेरी जहाँ ड्यूटी आएगी कंटिन्यूस वहां पे मैं स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं दूंगा। क्लियर है? Third point, a contract which is so dependent on personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance on its material terms. ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट केस जीतना था, वकील हायर किया था, नहीं जीता, अपन क्या केस फाइल कर देंगे? इसको बोलो जिताए, हमको नहीं पता, इसको बोलो जिताए, ऐसा कैसा हो गया? सेक्शन लगाएंगे हम 5 6 7 8 सब लगाएंगे, मूवेबल इमूवेबल सारे सेक्शन लगाएंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो होना। यहाँ पे लॉयर की क्या इन्वॉल्व है? पर्सनल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं दे सकता, बिकॉज एक तरफ जीत होती है और एक तरफ हार होती है, और वो उसकी स्किल है कि वो जिता सकता है कि हरा सकता है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर पास नहीं करूंगा जब किसी की पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व हो, ठीक है। लास्ट वाला क्या लिखा है बच्चे? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नेचर डिटर्मिनेबल, ठीक है। वहां एग्जाम्पल लिख लो एम्प्लॉय का। क्या एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है उसको जबरदस्ती बोल दे? नहीं, इसको बोलो सर प्लीज हमारी हमारी ये जॉब छोड़ के नहीं जाए, यहीं काम करे, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं, हम किसी को भी जबरदस्ती उसके नेचर या उसके जो राइट्स है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करा सकते क्या? नहीं। तो हम किसी एम्प्लॉय को जबरदस्ती ये नहीं बोल सकते तुम इसकी नौकरी मत छोड़ो, तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ रहे हो, ठीक है। उसको नोटिस पीरियड देके छोड़ना है तो वो छोड़ सकता है, आप उससे जबरदस्ती अपनी जॉब पे नहीं रखवा सकते। क्लियर है? हम्म। उसमें भी नोटिस पीरियड का तो ऑप्शन है ना यार, कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन तो होता है कि अगर छोड़ना है तो 2 महीने 1 महीने 3 महीने का नोटिस दो, और वो दे रहा है तो भी आप बोलो नहीं जज साहब इसको बोलो हमारे यहाँ ही करे, 2 साल तक करे ही करे, तो नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि वो नेचर डिटर्मिनेबल है।
चलो, पर्सनल क्वालिफिकेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट किसी की पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट होता है तो वहां पे कोर्ट, सुरभि तुम्हारे लिए ही बता रही हूँ, जब कोई भी मैटर उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट है उसकी पर्सन, यहाँ पे हम उसको नहीं बोल सकते कि अपनी मटेरियल टर्म्स के हिसाब से बचाओ। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के साथ हमने स्किन का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि डॉक्टर हर बार आएंगे आपके पास, स्किन का ट्रीटमेंट कराएंगे और 1 साल में हमारी स्किन एकदम ग्लो कर जाए, हम कटरीना कैफ लगने लगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब वो नहीं लग रहा है हम कटरीना जैसे, हमने कोर्ट केस फाइल कर दिया, भैया इसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरी शक्ल कटरीना से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे कोर्ट जबरदस्ती उसको नहीं बोल सकता है इसकी शक्ल कटरीना जैसी बनवा दो। क्लियर है सबको? जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी की पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंडेंट होता है तो कोर्ट हमेशा बोल देता है स्पेसिफिकली नॉट एनफोर्स। नहीं लग रही कटरीना जैसी, पैसे लो, कॉम्पनसेशन लो, चुप रहो, मैं इसमें स्पेसिफिक एनफोर्सेबल नहीं करवाऊंगा। आप समझ आया सबको? ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं हो सकते। पहला वाला सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, दूसरा वाला कंटिन्यूअस ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, तीसरा वाला पर्सनल क्वालिफिकेशन डिपेंडेंट, चौथा वाला नेचर डिटर्मिनेबल। ठीक है, सेक्शन 14A है ये, पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एंगेज। सिर्फ रीड लिख लो, मैं इसका मतलब बता दे रही हूँ, होमवर्क है आपका। अगर कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले जजमेंट देने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो सेक्शन 14, एक अमेंडमेंट सेक्शन है 14A, उसमें अलाउ कर दिया आप एक्सपर्ट को ले आओ और फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फाइनल जजमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लगे तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ठीक है, अब हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये क्वेश्चन आते हैं, मार्क करो इंपॉर्टेंट। कौन ले सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? मैम कोई भी ले सकता है, तो पहला वाला क्या है, एनी पार्टी। ठीक है, दूसरा वाला क्या लिखा है बच्चे, जिसका रिप्रेजेंट मतलब इंसान नहीं है या प्रिंसिपल है उसका एजेंट ले सकता है, हाँ ले सकता है। इंसान नहीं है उसके लीगल है ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। ठीक है, अब फिर सी पॉइंट क्या लिखा है, where the contract is settlement of a marriage or compromise or doubtful being between the members of the same any beneficial person entitled thereunder। मतलब कि पापा लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो नीचे से एक चाचा का बेटा भी आके बोल सकता है क्या यार मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, हाँ बोल सकता है। वो चाचा की बहू आके बोल सकती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हाँ बोल सकती है। एनी पर्सन हु इज बेनिफिशियल टू द इंटरेस्ट, जब एक प्रॉपर्टी का डिवीजन आता है एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट तो सबका राइट होता है, डॉटर का, सन का, सबका राइट होता है, सब बेनिफिशियल इंटरेस्टेड है ऑन प्रॉपर्टी में। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है तो जिन जिन का राइट है, जो जो बेनिफिशियल इंटरेस्टेड है, वो लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, फिर डी पॉइंट क्या लिखा है, सब में साइड हेडिंग लिखो। ए पॉइंट में लिखो एनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड पॉइंट में लिखो रिप्रेजेंटेटिव, लिखा हुआ है तो मार्क कर लो। थर्ड पॉइंट में लिखो बेनिफिशियरी ऑफ फैमिली, बेनिफिशियरी ऑफ फैमिली। फोर्थ पॉइंट में लिखो रिमाइंडर मैन, ये मैं समझा रही हूं क्या होता है, रिमाइंडर मैन। फिफ्थ पॉइंट में लिखो रिवर्जन। सिक्स पॉइंट में लिखो रिवर्जन इन रिमाइंडर, रिवर्जन इन रिमाइंडर। सेवेंथ में लिखो न्यू एलएलपी। एट्थ में लिखो न्यू कंपनी और नाइन्थ में कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। पहले हेडिंग्स याद करो क्या क्या बोला मैंने। पहला वाला क्या बोला बच्चे, एनी पार्टी। सेकंड वाला रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड वाला बेनिफिशियरी ऑफ द फैमिली मेंबर्स। फोर्थ वाला रिमाइंडर मैन। अब देखो सपोज ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इनका बच्चा है बेबी बॉस,
बॉस बेबी वॉट एवर यू वांट कॉल इट, ठीक है। अब बच्चे इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाएगी? ऑब्वियसली उनके बच्चे के पास। इन्होंने एक टेनेंसी का अग्रीमेंट किया एक दादाजी के साथ। दादाजी ने बोल दिया टेनेंसी अग्रीमेंट फॉर लाइफ। फॉर लाइफ मतलब जब तक तुम जिंदा हो, या फिर ये प्रॉपर्टी अब तुम्हारी ही हो गई है, कुछ भी हो जाए ना, टेनेंसी अग्रीमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ये दोनों की डेथ हो गई, तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बच्चे के पास। बच्चा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं रिमाइंडर मैन हूं, मैं बचा कुचा हूं, तो जितनी प्रॉपर्टी अब जैसी जैसी बची है वो किसकी हो गई? मेरी। मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं कि मैं आपको वही टेनेंसी का अमाउंट दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी पे पोजेशन अभी भी मेरे पास होना। तो अब प्रॉपर्टी इसको मिलेगी नहीं मिलेगी वो जज जाने, पर इसके पास राइट है कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि मैं रिमाइंडर मैन हूं तो मेरा इस प्रॉपर्टी पे राइट है, और आप पे मैं स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आप वापस टेनेंसी कंटिन्यू रखें। क्लियर है सबको? तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ पॉइंट, ठीक है। वहां लिखो टेनेंट फॉर लाइफ tenant for life, remainder man can enforce SP. Tenant for my life, remainder man can enforce SP. SP यानी specific performance. चलो अब ये सबको समझ आ गया। अब ई पॉइंट, द रिवर्जन इन पोजेशन। रिवर्जन क्या होता है? बच्चे देख लो एक बार, लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूं। यहां पे ये बंदे के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसने बोला कि तुम मुझसे ये प्रॉपर्टी लीज पे ले लो फॉर 5 years, ठीक है। क्या बोल दिया? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद प्रॉपर्टी क्या इसके पास आएगी? हाँ, तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिवर्स होके वापस आ रही है, ठीक है। तो रिमाइंडर और रिवर्जन का मतलब समझ आ गया। रिमाइंडर यानी सब कुछ होने के बाद जो बचा कुछ आपको मिलता है, ठीक है। और रिवर्जन यानी ओनरशिप आपके पास है, आपने पोजेशन ट्रांसफर किया, तो रिवर्स होके प्रॉपर्टी वापस आपके पास आएगी। दोनों का मतलब समझ आ गया, रिमाइंडर और रिवर्जन का, ठीक है। तो रिमाइंडर में वही बच्चा बच रहा था बेबी बॉस, तो उसके पास राइट्स थे। यहाँ पे रिवर्स होके प्रॉपर्टी आ रही है तो उसके पास राइट्स है। वेयर द अग्रीमेंट इज अ कवेनेंट एंटर्ड इनटू हिज प्रीडेसर, यानी पहले वाले लोग, इन टाइटल एंड द रिवर्जन इज एंटाइटल फॉर द बेनिफिट ऑफ सच कवेनेंट, ठीक है। न्यू ओनरशिप का राइट क्या वापस उसके पास आना चाहिए। सपोज वो लड़का, लड़की का नाम अमित और जैज है। अमित ने प्रॉपर्टी किसको दी? जैज को। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। प्रॉपर्टी रिवर्स होके किसके पास आनी थी? तो ओनरशिप वापस किसके पास आती? अमित के पास। तो यहाँ पे अमित कौन है? रिवर्जन इन पोजेशन। प्रॉपर्टी रिवर्स होके मेरे पास आनी चाहिए, इसलिए मैं अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट आप पे एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है सबको? उसके बाद मैंने क्या लिखवाया? रिवर्जन इन रिमाइंडर, यानी दोनों बातें कह रहे हैं। व्हेन द अग्रीमेंट इज सच अ कवेनेंट एंड द रिवर्जन इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट देयरऑफ विल सस्टेन मटेरियल इंजरी बाय रीजन ऑफ इट्स ब्रीच। कुछ नहीं, इसमें भी सेम सिमिलर पॉइंट है कि प्रॉपर्टी बेबी बॉस के पास गई। अब इसमें 3 लोग इन्वॉल्व है। अरे यार बहुत प्रॉब्लम। सी, प्रॉपर्टी अमित के पास थी, अमित से किसके पास गई? जैस के पास। जैस से किसके पास गई? भाई साहब वही चैप्टर है ना, कोई और ही चैप्टर खुल गया है। देखो, प्रॉपर्टी किसके पास गई? जैस के पास। जैस से किसके पास जाएगी? बेबी बॉस के पास। ऐसे समझो ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। जैस की डेथ हो गई अगर, तो प्रॉपर्टी किसके पास रिमेन बची? बेबी बॉस के पास। और ओनरशिप राइट किसके पास थे? ओनरशिप राइट किसके थे? प्रॉपर्टी किसकी थी?
अमित की, तो प्रॉपर्टी बेबी बॉस से रिवर्स होके किसके पास जाएगी? पेन नहीं चल रही। प्रॉपर्टी रिवर्स होके किसके पास जाएगी? अमित के पास। तो यहाँ पे जब आपके पास प्रॉपर्टी आ गई एज रिमाइंडर, तो रिवर्स होके आपको किसको देनी है? रिवर्जनरी को, जिसके पास राइट ओनरशिप है। तो अगर रिवर्जन को कोई भी इंजरी होगी तो वो रिमाइंडर से इस चीज का, ब्रीच का, सब चीज का परफॉर्मेंस करने का राइट रखता है। क्लियर है? तीन चीजें थी देखो बच्चे, पहले उन्होंने सिंपल समझाया रिमाइंडर, फिर उन्होंने सिंपल समझाया रिवर्जन, फिर उन्होंने तीनों को इन्वॉल्व करके आपको समझाया रिवर्जन इन रिमाइंडर। अल्टीमेट राइट रिवर्जनर का है कि अब वो रिमाइंडर से भी बोल सकता है प्रॉपर्टी का राइट ओनरशिप मेरे पास है, तो तुम मेरे को प्रॉपर्टी दो, इसका मैं तुम्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता हूं। ठीक है? अब ये है एलएलपी है एक, ठीक है। आज वो किसी और एलएलपी से मर्ज हो गई, अमलगमेट हो गई, तो न्यू एलएलपी के पास राइट है स्पेस परफॉर्मेंस करने का। हाँ, ऐसी एक कंपनी है वो अमलगमेट हो गई किसी और कंपनी से। अमलगमेशन का मतलब तो सब समझते हैं ना, ए बी मिल गए, ठीक है। तो अब वो कंपनी भी मर्ज होकर किसी और कंपनी के साथ अमलगमेट हो गई, न्यू कंपनी के पास राइट है स्पेस परफॉर्मेंस करने का। हाँ, और लास्ट वाला कह रहे हैं कंपनी अभी बनी नहीं थी, कंपनी अभी बननी थी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो कंपनी के जो प्री एक्सपेंसेस थे कंपनी बनने के, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है तो वो कर सकता है। हाँ, कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अपने नाम पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है। सपोज जैसे कि एक कंपनी फाउंडर है, ठीक है, उसको कंपनी बनानी है, वो आपके साथ आया कि भैया आप कंपनी सेक्रेटरी हो, कंपनी बनाने से लेकर कंपनी के आने वाले सारे कंप्लायंसेस आपको हैंडल करने हैं। आपने क्या किया? कंपनी बना दी, आगे के कंप्लायंसेस आप नहीं कर रहे, वो आप पे सूट फाइल कर सकता है स्पेशल परफॉर्मेंस का। हाँ, लेकिन क्या कंपनी कर सकती है? क्या नहीं कर सकती थी जनरली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा किसके साथ हुआ था? फाउंडर के साथ। इन्होंने इस सेक्शन में क्लियर कर दिया कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आप पे सूट फाइल कर सकती है फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस, हमें मतलब नहीं है, हमारी फाइलिंग्स आप ही करोगे। समझ आया? फर्स्ट वाला क्या था बच्चे? एनी पार्टी। दूसरा वाला क्या था? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तीसरा वाला क्या है बच्चे? बेनिफिशियरी ऑफ द मेंबर। चौथा वाला रिमाइंडर मैन। पांचवा वाला रिवर्जनरी। सिक्स्थ वाला रिवर्जनरी इन रिमाइंडर। सेवेंथ वाला न्यू एलएलपी। फिर एट्थ न्यू कंपनी। और फिर हाँ, एक बार फिर से समझो। मेरी पेन चले तो सुरभि मुझे क्या क्या पढ़ा दो। देखो, ये अमित है और ये जैज है, और ये इनका ही एक पर्सन है जिसको नाम हमने दिया है, टेक्स्ट क्यों चलने लगता है? बॉस बेबी। ठीक है। अब बच्चे, अमित एक प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। ये डरता नहीं है ना मुझसे, इसलिए प्रॉब्लम है। बंद हो गई। बैटरी नहीं है। 2 मिनट।
देखो, ये अमित की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अभी सिर्फ 7% है, फटाफट समझ लेना, ठीक है। अमित की प्रॉपर्टी है। अब अमित ने बोला कि यार जैज तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए क्या? उसने बोला हाँ यार मुझे 5 साल के लिए घर पे रहना है, तो आप प्लीज मुझे अपनी प्रॉपर्टी में रहने दो। उसने बोला चल ठीक है, 5 साल के लिए लीज अग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे, जब लीज अग्रीमेंट होता है तो ओनर कौन है? और जिसके पास पोजेशन गया है, द लेसी, वो कौन है? जैज। जैज के पास 5 साल के लिए इस प्रॉपर्टी का क्या है? पोजेशन है। 5 साल हो गए, 6th ईयर आ गया, इसने बोला मेरी प्रॉपर्टी वापस दो। वो बोल रही है मैं नहीं दूंगी। क्या अमित उसमें सूट फाइल कर सकता है? तो वो जो सूट फाइल करेगा ना, वो एज रिवर्जन मैन करेगा, एज रिवर्जनरी, कि प्रॉपर्टी रिवर्स होके जज साहब मेरे पास आनी चाहिए थी, क्योंकि मैं क्या हूं? अच्छा, ये दो जो टर्म्स है ना, जो मैं एक्सप्लेन कर, रिवर्जन और रिमाइंडर, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से ही आई है, ये मैंने अपने मन से नहीं निकाली है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इन दोनों को स्पेसिफिकली ऐसे ही समझाया है कि जब प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपके पास हो और आप पोजेशन देते हो, तो प्रॉपर्टी रिवर्स होके आपके पास आती है, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर्टी आएगी कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी आएगी? पूरी प्रॉपर्टी आएगी। इतना समझ आ गया? तो क्या अमित के पास राइट है इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का? हाँ। ये वाला खत्म हुआ। अब अमित ने बोला जैज मैं तुम्हें अपनी एक पूरी प्रॉपर्टी देता हूं फॉर लाइफ, तुम जब तक जिंदा हो मेरी प्रॉपर्टी में तुम ऐश कर सकती हो। जैज बोल रही है ठीक है। उसके बाद तो उसने बोल दिया जिसके बाद तुम अपने बेटे को दे देना, ठीक है। तो फॉर लाइफ प्रॉपर्टी किसके पास हो गई? जैज ने उसमें पेंट कराया, फर्नीचर बनाया, बहुत सारी पार्टी की, गंदगी की, सफाई की, सब किया। प्रॉपर्टी पूरी 10 साल, जितने साल उसकी लाइफ के बचे थे, उसने बढ़िया मौज करके जी, ठीक है। अब जैस की हो गई है डेथ, प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बेबी बॉस के पास क्योंकि उसने क्या दे दी थी उसको? प्रॉपर्टी कंप्लीटली फॉर लाइफ दी। क्या लीज पे दी थी? नहीं, प्रॉपर बेच दी थी, ट्रांसफर कर दी थी प्रॉपर्टी। और उसने बोला मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बेबी बॉस या बॉस बेबी, जो भी आपको बुलाना हो। तो यहाँ पे जो 10 साल उसने प्रॉपर्टी में गंदगी की है, पार्टी की है, पेंट किया है, फर्नीचर किया है, उसके बाद प्रॉपर्टी जैसी तैसी बची किसके पास गई? तो वो कौन हो गया यहाँ पे? रिमाइंडर मैन, क्योंकि उसको बची कुची प्रॉपर्टी मिलती है। 10 साल किसने एंजॉय की? जैज ने, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर मैन। तो पहला वाला हो गया कि अमित सूट फाइल कर सकता है, दूसरा वाला हो गया कि बेबी बॉस सूट फाइल कर सकता है कि प्रॉपर्टी पे अब किसका हक है? मेरा हक है। थर्ड वाला हो गया रिवर्जन इन रिमाइंडर। यहाँ पे अमित ने जो प्रॉपर्टी दी थी वो उसको बोला था तुम यूज करो, और तुम मर गई तो उतने ही टाइम के लिए कौन यूज करेगा? बेबी बॉस। मतलब अल्टीमेटली 5 साल के बाद प्रॉपर्टी किसके पास आनी थी? अमित के पास। तो रिवर्जन इन रिमाइंडर। तो यहाँ पे 5 साल पहले ही जैस की डेथ हो गई, तो 5 साल बच्चे कुछ जो 2-3 साल थे वो किसने एंजॉय किया? बेबी बॉस ने। लेकिन अल्टीमेटली प्रॉपर्टी किसके पास जानी थी? अमित के पास। तो इसमें थर्ड वाले पॉइंट में कि अल्टीमेटली फिर रिवर्जन किस पे सूट फाइल कर रहा है? रिमाइंडर पे, कि प्रॉपर्टी पे मेरा स्पेसिफिक राइट है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला सूट फाइल हो रहा है। अब क्लियर है सबको? ठीक है। तो एनी पार्टी फिर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद बेनिफिशियरी, उसके बाद रिमाइंडर, रिविजनरी और रिवर्जन इन रिमाइंडर, उसके बाद एलएलपी, न्यू कंपनी, और ठीक है। ये तुमको समझ नहीं आएंगे वैसे, पर तुम्हें खींचना है तो खींच लो।